नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। श्रोताओं, इस बार हम बात कर रहे हैं अपने 1 से 15 सितंबर के अंक की, जिसकी आवरण कथा बना स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वीं बार लाल किले से संबोधन। इस पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में चिदम्बरम पिल्लई की जयंती 5 सितंबर पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, फ्लैगशिप योजना में पीएम मत्स्य संपदा योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर सामग्री, शिक्षक दिवस, पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर एक विशेष रिपोर्ट, कैबिनेट के निर्णय, ये सब बातें इस अंक में शामिल हैं। और साथ ही संसद का बजट सत्र, कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पीएम मोदी का वायनाड दौरा और पत्रिका के बैक कवर के रूप में हिंदी दिवस विशेष रूप से शामिल है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्रिका में शामिल इन्हीं अन्य समाचारों की। केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन आपदा के समय में भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदा में घायल हुए मरीजों से मुलाकात की और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर तरह की सहायता और राहत कार्य के लिए राज्य सरकार के साथ खड़ी है। वायनाड में भूस्खलन की त्रासदी सामान्य घटना नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस आपदा के विषय में सुना, तब से वो लगातार संपर्क में बने रहे और पल पल की जानकारी भी लेते रहे। केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मदद हो सकती थी, उसको तुरंत मोबिलाइज किया गया। इस भीषण आपदा में जो भी घिरे थे, उनकी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, पुलिस, स्थानीय मेडिकल के लोग हों या यहाँ के एनजीओ हों, सेवाभावी संस्थाएं हों, हर किसी ने बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन, उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये सब हमारा सामूहिक दायित्व है। भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहाँ के पीड़ितों के साथ है। प्रधानमंत्री के वायनाड दौरे से जुड़ी जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की बुनियाद है और ये नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में राजमार्ग और रेलवे ट्रैक का एक विशाल नेटवर्क बनाया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश भर में 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और रेल की 8 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में घरों के निर्माण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अपनी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में 6 लेन वाला आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, थराद डीसा महसाणा अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, अयोध्या रिंग रोड, रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4 लेन वाला खंड, 4 लेन वाले उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण एवं सुधार, 6 लेन वाला कानपुर रिंग रोड, 30 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला नासिक फाटा खेड़ पुणे एलिवेटेड कॉरिडोर, इन्हें मंजूरी दी गई है। इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका पढ़कर ले सकते हैं। केंद्र सरकार अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फसलों की 109 नई किस्में जारी की। जलवायु अनुकूल और ज्यादा उपज देने वाली इन किस्मों से उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी।
बड़ी बात यह है कि हमारे देश के किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसानों के अनुभव पूछे और प्राकृतिक खेती के लाभों पर विस्तार से चर्चा की। समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल खेती किसानी पद्धतियों को अपनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और बायोफर्टिलाइज किस्मों को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाजों के महत्व पर चर्चा की, प्राकृतिक खेती के लाभ और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्में जारी की, जिनमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल थी। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज शामिल थे। वहीं बागवानी फसलों में फल, सब्जी, बागान फसल, कंद फसल, मसाले, फूल और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गईं। इसकी संपूर्ण जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। कृषि क्षेत्र में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंटर पे है। हमारे यहाँ करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल कई देशों के काम आ सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। एक समय था जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, जबकि आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान दे रहा है। 65 वर्ष पहले जब भारत में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE हुआ था, तब देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में भारत जहां अग्रणी बना है, वहीं खाद्यान्न, फसल, सब्जियां, कपास, चीनी, चाय और मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बना है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित त्रिवार्षिक सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय रखा गया, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत और द्वंद्व को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ कृषि की तरफ तत्काल ध्यान देना है। सम्मेलन में 75 देशों के करीब 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। देश के कृषि अनुसंधान और नीतिगत प्रगति को भी प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 12 करोड़ किसानों, 3 करोड़ से अधिक महिला किसानों और 8 करोड़ पशुपालकों की ओर से सम्मेलन में शामिल लोगों का स्वागत किया। भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन कृषि और खाद्यान्न को लेकर देश की मान्यताएं हैं।
भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा की एक मजबूत प्रणाली की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ISAR खुद 100 से अधिक शोध संस्थानों का दावा करता है। देश में कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कृषि उपज में बदलाव आता है। चाहे वो जमीन पर खेती हो, हिमालय में, रेगिस्तान में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में, ये विविधता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक समय था जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, जबकि आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी मानते हैं कि खाद्य प्रणाली परिवर्तन पर चर्चा के लिए भारत का अनुभव मूल्यवान है और इससे वैश्विक दक्षिण को लाभ मिलना निश्चित है। वैश्विक कल्याण के लिए भारत का दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, मिशन लाइफ और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का रहा है। भारत मनुष्य, पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देखने का दृष्टिकोण रखता है। इस सम्मेलन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। आपका बैंक आपके द्वार, ये टैगलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का है, जिसमें बैंकिंग ऑन द फ्लाई या तुरंत बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। IPPB देश के हर हिस्से में सुलभ और सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है, जो 8 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक पहुंच चुका है। ये IPPB पर लोगों के विश्वास को दिखाता है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को शुरुआत की थी। अब IPPB के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में ये बैंक एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया। अब IPPB की पहल से बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। आपका बैंक आपके द्वार ये सिर्फ एक घोष वाक्य नहीं है, ये सरकार की प्रतिबद्धता है और सपना है। देश में एक साथ 650 जिलों से शुरू इस बैंक के माध्यम से चिट्ठियां लेकर आने वाला डाकिया अब चलता फिरता बैंक भी बन गया है। वित्तीय सेवाओं की कमी को दूर करने, वंचितों को सशक्त बनाने और पारंपरिक एवं डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संयोजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए इस रणनीतिक कदम ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग नेटवर्क को मजबूती दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 6 वर्ष पूरे होने पर विशेष सामग्री पत्रिका में शामिल की गई है। श्रोताओं, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। भारत विविध भाषाओं का देश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा है। इसमें अनेक भारतीय भाषा और बोलियों के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान दिया है। उनकी शब्दावली, पद और व्याकरण के नियमों को अपनाया है। इस भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व कार्य किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना को स्थापित किया। स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी हासिल करने के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी दिवस को विशेष रूप से पत्रिका के बैक कवर के रूप में शामिल किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIBindia। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।